ओके, सो कोर फंक्शनैलिटीज़। अब इसमें है एडमिन लॉगिन और यूज़र लॉगिन, ठीक है? अब ये कोर फंक्शनैलिटीज़ इसलिए हैं बिकॉज़ कोई भी अलग यूज़र, बी इट एडमिन, बी इट सर्विस प्रोफेशनल, बी इट कस्टमर, वो अपने टेम्पलेट्स के अलावा और किसी टेम्पलेट पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है? तो ये लॉगिन इसीलिए बहुत क्रूशियल है बिकॉज़ ये कंडीशंस चेक करानी पड़ेंगी कि अगर कोई यूज़र लॉग्ड इन है, और अगर लॉग्ड इन है तो वो जिस भी टेम्पलेट में लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है उसका रोल और करंटली ऑथेंटिकेटेड यूज़र का रोल मैच कर रहा है या नहीं। फॉर एग्जांपल, कस्टमर कहीं सर्विस प्रोफेशनल के डैशबोर्ड में घुसने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, ठीक है? या सर्विस प्रोफेशनल कस्टमर के डैशबोर्ड में घुसने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। अंडरस्टूड? Yeah. Yes. ओके, सो लॉगिन रजिस्टर फॉर्म विथ फील्ड्स लाइक यूजर नेम पासवर्ड, ये टेम्पलेट का है कि ये टेम्पलेट होना ही चाहिए लॉगिन या साइन अप का, जिसमें यूजर नेम, पासवर्ड एक्सेट्रा फॉर द कस्टमर सर्विस प्रोफेशनल होना चाहिए। देन हाँ, सेपरेट फॉर्म्स बना सकते हो हर यूज़र के लिए, या उसी में सिलेक्ट का ऑप्शन दे सकते हो कि अब मुझे एडमिन के फॉर्म पे जाना है तो एडमिन का फॉर्म ऐसे होगा, डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है? या तो प्रॉपर लॉगिन फ्रेमवर्क यूज़ हो सकता है, या एक सिंपल एचटीएमएल फॉर्म विथ यूज़र नेम और पासवर्ड भी ओके है, उन्हें कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? सो लाइक बेसिक एचटीएमएल भी रख सकते हो जिससे वो जो भी फॉर्म डेटा है वो डेटाबेस में स्टोर कर ले, एंड देन जब भी कोई यूज़र लॉगिन करने की कोशिश करे तो डेटाबेस से चेक करा ले कि क्या ये यूज़र एग्जिस्ट करता है। अगर नहीं करता है तो उससे बोलो साइन अप करे, और अगर करता है तो उसे लॉगिन करा दे, ठीक है? Yeah. ओके, द ऐप मस्ट हैव अ सूटेबल मॉडल टू स्टोर एंड डिफरेंशिएट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि डीबीएम हमारे डेटाबेस में ये बहुत क्लियरली हमें उसे ऐसे बनाना पड़ेगा ताकि हम डिफरेंट रोल्स को डिफरेंशिएट कर सकें, ठीक है? मेरा एप्लीकेशन भी काफ़ी हद तक इससे मिलता जुलता था, तो मेरा डेटाबेस देखोगे ना तो अभी समझ जाओगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ, ठीक है? देन आते हैं एडमिन डैशबोर्ड का होना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एडमिन लॉगिन करेगा तो डैशबोर्ड पे जाएगा। ये हमने ऊपर पढ़ा था। ये कोर फंक्शनैलिटीज़ है तो इन्हें तो चाह के भी मिस नहीं कर सकते हो। तो बहुत ध्यान रखना है इस बात का कि वो सारे यूज़र्स को देख सकता है, वो अप्रूव कर सकता है सर्विस प्रोफेशनल को आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स, और वो किसी भी कस्टमर या सर्विस प्रोफेशनल को ब्लॉक कर सकता है। ये 3 फंक्शनैलिटीज़ तो होनी ही होनी चाहिए एडमिन Excuse me. डैशबोर्ड पे। हाँ, ये कोर फंक्शनैलिटी मस्ट है होनी। सो जो ऊपर हाँ। आपने बताई वो ऐसा हो सकता है, अगर उसमें से कुछ रह गया तो वो नो प्रॉब्लम होगी। ऐसा वैसे उन्होंने ऊपर जो भी यहाँ पे दिया हुआ है वो मेनली वही चीज़ें हैं जो उन्होंने नीचे एक्सप्लेन की हैं, जैसे एडमिन डैशबोर्ड, मॉनिटर ऑल द यूजर्स, ठीक है, अप्रूव, हाँ तो वही। ब्लॉक, ठीक है, और ये क्रिएट अ न्यू सर्विस उसके नीचे ही लिखा हुआ है, तो वो सब कोर फंक्शनैलिटीज़ ही हैं। जो या रिकमेंडेड है वो ऑटोमेटिकली अभी एक अलग कॉलम आएगा, उसमें रिकमेंडेड लिखा हुआ है कि ओके। चाहो या ना चाहो उनको छोड़ सकते हो, ठीक है? सो इतना क्लियर है, एडमिन डैशबोर्ड पे ये सब चीज़ें हम कर सकते, मतलब ये होनी ही चाहिए, कोई मिस नहीं हो सकती ये चीज़। देन सर्विस मैनेजमेंट, ये भी एडमिन के अंडर है, जो कि ऊपर देखो न्यू सर्विस विद अ बेस प्राइस, मतलब एक नॉर्मल तुम इसके लिए फॉर्म बना दो कि एडमिन एक न्यू सर्विस बना सकता है एक बेस प्राइस के साथ, और वो डेटाबेस में स्टोर करा दो। तो जब भी, और ये भी स्टोर करा दो कि किसने बनाया है, तो जब भी कॉल करना होगा तो ये कर सकते हैं कि जिस यूज़र ने बनाया है उसकी आईडी ले लें, आईडी से यूज़र टेबल में चेक करा लें कि उस यूज़र का रोल क्या है। अगर उसका रोल एडमिन है तो हम उसको कॉल कर सकते हैं, मतलब अकॉर्डिंगली। ये अभी समझेंगे कि डेटाबेस से क्वेरी कैसे करें और सबको एक दूसरे से जोड़ें कैसे, ठीक है? वी एस कोड सबके पास है? Yeah. 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 या हाँ, ठीक है। अब देखो, इसमें जो CRUD ऑपरेशन समझाया था वही चीज़ है।
क्रिएट अ न्यू सर्विस, अपडेट एन एक्जिस्टिंग सर्विस, यानी सर्विस प्रोफेशनल के अंडर जो भी सर्विसेज हैं उन्हें अपडेट भी कर सकता है एक एडमिन, ठीक है, और उन सर्विसेज को डिलीट भी कर सकता है, ठीक। तो क्रड ऑपरेशंस हर जगह है, सर्विस मैनेजमेंट में भी, कि सर्विस प्रोफेशनल के अंडर वो एक न्यू सर्विस बना सकता है, अपडेट कर सकता है उसे, और उसे डिलीट भी कर सकता है, ठीक है। देन सर्विस Yes. रिक्वेस्ट, सर्विस रिक्वेस्ट, सर्विस रिक्वेस्ट है कस्टमर्स के लिए। अब कस्टमर्स क्या कर सकते हैं, कस्टमर्स न्यू रिक्वेस्ट बना सकते हैं, अपनी जो भी रिक्वेस्ट भेजी थी उसे एडिट कर सकते हैं, जैसे कि कंप्लीशन स्टेटस या डेट ऑफ रिक्वेस्ट या कुछ भी, जो भी उसको करना है वो एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और उसे क्लोज क्लोज करना, यानी जो बोला था ना उसका स्टेटस चेंज कर दो कि अब वो कंप्लीट हो चुकी है तो वो क्लोज हो जाएगी, मतलब वो स्टैग्नेंट हो जाएगी, उसमें अब तुम कोई चेंज नहीं कर सकते, वो रिक्वेस्ट अब क्लोज हो चुकी है तो अब उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ओके। Okay. देन सर्च फॉर अवेलेबल सर्विसेज, अब कस्टमर सारी अवेलेबल सर्विसेज को ढूंढ सकता है बेस्ड ऑन द लोकेशन, नेम, पिन कोड, मतलब जो भी तुम एक सर्विसेज के अंडर प्रोवाइड करोगे उसमें देख लेना कि कस्टमर किन किन चीज़ों के थ्रू उसे ढूंढ सकता है, कि सर्विस टाइप से ढूंढ सकता है, लोकेशन से ढूंढ सकता है, नेम से या पिन कोड से, या देखो आईडी से तो नहीं ढूंढ सकता है, ठीक है, कस्टमर का कोई लेना देना नहीं है आईडी आईडी से, तो तुम आईडी से चेक नहीं करा सकते। जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं कि एक लोकेशन में कौन कौन सी सर्विसेज हैं, पिन कोड से, नेम से, ठीक है। देन एडमिन, admin should be able to search for a professional to block unblock review them, यानी एडमिन रिव्यू कर सकता है एक सर्विस प्रोफेशनल को, ब्लॉक अनब्लॉक समझ में आया, ब्लॉक करने का मतलब बताया था Yeah, yeah. कि फिर वो वो लॉग इन उसे नहीं कर, मतलब या फिर वो उसे अनब्लॉक भी कर सकता है, कि अगर उसने अनब्लॉक कर दिया तो वो वापस से लॉग इन कर सकता है, ठीक है। अब इसमें ये इतना ज़्यादा मे बी मत डीप जाना कि यूज़र को कैसे पता चलेगा कि वो अनलॉक हो चुका है या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। जो वाइवा में वो होगा वो तुमसे यही दिखाने बोलेंगे कि अब अगर उन्होंने ब्लॉक कर दिया है तो क्या वो लॉगिन कर सकता है, अब अनलॉक कर दिया है अब क्या वो लॉगिन कर सकता है, ठीक, अंडरस्टूड। ओके यस मैम। देन आते हैं टेक एक्शन ऑन अ पर्टिकुलर सर्विस रिक्वेस्ट फॉर द सर्विस प्रोफेशनल। सर्विस प्रोफेशनल के अंडर क्या क्या होना चाहिए, व्यू ऑल द सर्विस रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल द कस्टमर्स, ठीक है। तो सर्विस प्रोफेशनल के डैशबोर्ड में एक ऐसा एरिया होना चाहिए जिस पे वो सारी सर्विस रिक्वेस्ट देख सके, जो भी कस्टमर ने भेजी है, रैंडम जितने भी कस्टमर्स हैं, जिसने भी उस सर्विस प्रोफेशनल को जितनी भी रिक्वेस्ट भेजी है वो सब दिखनी चाहिए, ठीक है। अबिलिटी टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ठीक है। तो अगर एक्सेप्ट कर दी देन उसमें क्लोज करने का भी ऑप्शन आएगा, अगर रिजेक्ट कर दी तो वो वहीं पे स्टैग्नेंट हो चुकी है, ठीक है। या क्लियर है अभी तक ऊपर से लेकर नीचे तक जितना डिस्कस किया है, यस क्लियर। ओके। आप देखो यस जो पूछ रहे थे ना कि ये वाली फंक्शनैलिटी का क्या करना है, ये है तुम्हारी रिकमेंडेड फंक्शनैलिटीज, मतलब इन्हें यूज़ करना इन्हें कंपलसरी नहीं है, ठीक है। ओके सो ओके। जैसे एपीआई रिसोर्सेज, इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू क्रिएट एपीआई रिसोर्सेज, जैसे मैंने अपने प्रोजेक्ट में एपीआई नहीं यूज़ किया था, सो ये भी तुम लोग की मर्जी होगी तुम लोग को एपीआई यूज़ करना है या नहीं, ठीक है। ये बात समझ के चलो कि अगर एपीआई यूज़ करोगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए रेडी रहना, ठीक है। लाइक अगर नहीं यूज़ करो तो चांसेस कम रहते हैं कि वो आपसे पूछे गए, क्योंकि मेरे जो लेवल 2 वाइवा के इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने मुझसे बोला कि मतलब
क्या आपने एपीआई का यूज़ किया है? मैंने बोला नहीं, मैंने एपीआई का यूज़ नहीं किया है, मैंने सिंपली एंड पॉइंट्स बनाए हैं डिफरेंट। तो ही सेड कि ठीक है, नो प्रॉब्लम, एंड देन ही मूव्ड ऑन। मतलब उन्होंने एपीआई रिलेटेड मुझसे कुछ नहीं पूछा। ठीक है? सो लाइक ये तुम लोग की मर्ज़ी होगी ओके। कि एपीआईज़ यूज़ करने हैं या नहीं करने हैं। अगर एपीआई की नॉलेज अच्छी है, अगर लगता है कि एपीआई मैनेज कर सकते हो, तो एपीआईज़ यूज़ करना, बस खुद को कन्फ्यूज़ मत करना। ठीक है? Then APIs can by APIs related can created by returning JSON or using Flask extension, Flask RESTful। ये सब रिकमेंडेड में है, तो वो जैसी मर्जी, अगर इसे एपीआई को यूज़ करना है तो ये चीज़ में ध्यान रखना, नहीं करना है तो कोई मतलब नहीं है। देन आता है एक्सटर्नल लाइब्रेरीज फॉर क्रिएटिंग चार्ट्स एंड ऑल, चार्ट जेएस। अच्छा, जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड भी पॉइंट ये है कि हमें मैड वन में बहुत ज़्यादा जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ाया गया है। ठीक है? सो जावास्क्रिप्ट का सीन ये है कि अगर जावास्क्रिप्ट समझ में आती है, बिकॉज लाइक चैट जीपीटी करते टाइम भी ये चीज़ पता होती है कि अच्छा ठीक है, मैं ये सीएसएस लगा रहा हूँ तो इसके नीचे बहुत टाइम आता है कि ये जावास्क्रिप्ट भी अप्लाई करनी है, मुझे कोई लॉजिक लगाना है, उसमें जावास्क्रिप्ट लग रही है, उसके बाद ही वो लॉजिक काम करेगा। ठीक है? तो मैंने इस चीज़ को अवॉइड किया था, जावास्क्रिप्ट मैंने बिल्कुल यूज़ नहीं की थी, बिकॉज मुझे जावास्क्रिप्ट का कोई आइडिया नहीं है। मैट 2 में हूँ और अब मैट 2 में जावास्क्रिप्ट ये लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है? इसमें ये लोग जावास्क्रिप्ट हार्डली मैट 1 में पढ़ाते हैं, बहुत ही लाइक बहुत सिर्फ टच करते हैं जावास्क्रिप्ट का टॉपिक। तो अगर जावास्क्रिप्ट, ये भी समझो कि जो एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर सवाल कोई भी पूछ सकता है। तो अगर जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो तो जावास्क्रिप्ट को लेके भी वो सवाल करेंगे, और ज़रूरी नहीं है कि एप्लीकेशन में जैसे यूज़ किया वैसे ही करें, जावास्क्रिप्ट को लेके इन जनरल सवाल भी करेंगे। ओके? ठीक है। ओके मैम। इम्प्लीमेंटिंग बैक एंड वैलिडेशन, ये सब अभी हम लोग जब देखेंगे बनाने को, तब उसमें समझ में आए। ठीक है? अब ये तो ऑप्शनल फंक्शनैलिटीज़ आती है, तो बिल्कुल ही ऑप्शनल है कि कोई भी एडिशनल फीचर्स चाहो तो ऐड कर दो। इम्प्लीमेंट अ डमी पेमेंट पोर्टल, कि मतलब दिखा रहे हो कि हाँ पेमेंट हो रहा है, वो तुम लोग की मर्ज़ी है, एकदम ही ऑप्शनल फंक्शनैलिटी है। उसके अलावा प्रॉपर लॉगिन सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करना, फ्लास्क लॉगिन वगैरह यूज़ करके भी ऑप्शनल में है, बिकॉज उन्होंने बोला है कि एक नॉर्मल एचटीएमएल करके भी कर सकते हो। उसके अलावा स्टाइलिंग प्रोवाइड करना, बहुत लाइक क्या बोल सकते हैं, बहुत ही ह्यूज प्रोजेक्ट बनाना, एस्थेटिक यूज़ करना, वो भी एक ऑप्शनल फंक्शनैलिटी है, बट स्टिल कुछ बेसिक तो लगाओगे ही अपने प्रोजेक्ट में, एकदम ही खाली भी नहीं छोड़ सकते हो। करेक्ट? तो मतलब जैसा भी सिंपल से सिंपल सीएसएस यूज़ करना है, सिंपल से सिंपल यूज़ करो। कॉम्प्लेक्स भी करना है तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बस जो करो वो समझ के करो। ठीक है? सबके प्रोजेक्ट अलग ओके दिखने मैम। वाले हैं। मैं बैकएंड का बता सकती हूँ कि ठीक है, इसको ऐसे हम रिक्वेस्ट को ऐसे रीड कर सकते हैं, ऐसे अपडेट कर सकते हैं, वो मैं बता सकती हूँ, बट टेम्पलेटिंग में तुम लोग को जैसी मर्जी आई वैसे अपना यूज़ कर सकते हो, उसमें मेरा कोई वो रोल नहीं है, वो तुम लोग की मर्जी है। मैम वन डाउट है। हाँ, बताओ। देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट जिनके पास होगा ये मैथ टू, मैथ वन हम्म। प्रोजेक्ट, सो हम्म। किसी ना किसी का तो हो सकता है ना सेम। नहीं होता यार, तुम खुद सोचो। अम, देखो, लॉजिक कुल मिला के लगते तो वैसे ही हैं। ठीक है? वो सेम का मतलब पता है क्या बोलते हैं वो लोग ऐसे करते हैं कि वो सेम का ये चेक करते हैं, वो हमारी पाइथन फाइल्स मेजरली चेक करते हैं। ठीक है? तो उसमें वो लोग ये यही चेक करते हैं, जैसे मान लो अभी मैं अपना प्रोजेक्ट तुम लोग को दिखाऊंगी। ठीक है? बहुत बार आएगा, मैं अपना कोड भी तुम लोग के साथ शेयर कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि उसको पढ़ पढ़ के ध्यान में रख के तुम लोग क्या नाम करो, बस उस चीज़ को बाहर शेयर मत करना, बिकॉज मेरा प्रोजेक्ट भी कैंसिल हो सकता है। वो ऐसा बोलते हैं, वैसे उम्मीद नहीं है मुझे, बट स्टिल। ठीक है? तो प्लेजरिज्म इज लाइक कि मान लो मेरी ऐप डॉट पी वाई जो फाइल है ना, वो तुमने एज इट इज कॉपी कर ली। सेम नहीं होना चाहिए। ओके हाँ, ओके। एकदम एग्जैक्ट ऑर्डर नहीं होना चाहिए। हाँ, वो पता है वो क्या करते हैं, वो पिछले टर्म के स्टूडेंट से चेक करते हैं, वो अपने ही टर्म के जितने बैचेस होंगे उससे चेक करेंगे, एग्जैक्टली सेम तो नहीं होगा ना किसी का।
कुछ तो यूनिकनेस सब में होती है। मान लो तरुण ने किसी में क्या नाम कोई फंक्शनैलिटी है उसने यूज़र की सर्विस प्रोफेशनल ऊपर लगा दी, तुमने एडमिन की फंक्शनैलिटी ऊपर लगा दी, कुछ तो डिफरेंस है ही ना। मतलब कुछ ना कुछ अपना लॉजिक होना चाहिए। हाँ, लॉजिक तो वही रहेगा, लॉजिक थोड़ी ना बदल जाएगा, लॉजिक तो वही रहने वाला है। जैसे डीबीएमएस में कैसे अपडेट करोगे वो तो सेम ही रहेगा, कैसे डिलीट करोगे वो भी सेम रहेगा। या हाँ, ये कोड ठीक को है। लिखते वक्त जो कोड लिखा है तुमने वो। हाँ, हाँ, करेक्ट। सो ये हमारा एंड होता है प्रोजेक्ट स्टेटमेंट। मेन फंक्शनैलिटी सबको समझ में आ गई। प्रोजेक्ट शुरू करते वक्त जब टेम्पलेट्स और वो सब समझोगे, मतलब कि क्या बनाना है, क्या सोच रहे हो, जो भी करना हमेशा प्रोजेक्ट स्टेटमेंट को खोल के करना। ठीक है, बहुत बार होता है प्रोजेक्ट स्टेटमेंट के पॉइंट्स मिस हो जाते हैं। ओके। ठीक है। मैम VS कोड भी बन जाएगा ना पूरा ये? हाँ, हाँ, बिल्कुल बन जाएगा। अभी मैं दिखाती हूँ मेरा प्रोजेक्ट तुमको। ठीक है। मैम एक बार ना वो ओके। वाइवा की जो डेट वेट है ना वो समझा देना, वो समझ ही नहीं आई कैसे कैसे। वाइवा की डेट ना, अभी एक्चुअली मैंने कुछ लोगों से पूछा था, किसी ने मुझे बताया नहीं। वाइवा टाइमलाइन आ गई है क्या? नहीं मैम, अभी तो कुछ शो नहीं हो रहा प्रोजेक्ट में। नहीं हो रहा है ना, वो होगा भी नहीं अभी, वो 25th के बाद ही शो होगा। बिकॉज हम लोगों के टर्म की ही एक्सटेंशन विंडो कल क्लोज हुई है। ओके ओके। एंड मैम हाँ, साइकिल का क्या सीन था, वो साइकिल 1 हाँ, साइकिल 2? साइकिल का मैं बताती हूँ। साइकिल का देखो ऐसे होता है कि ये लोग ना कुछ 3 से 4 साइकिल्स वो करते हैं, बैचेस, कि इन इन बैचेस में डेडलाइंस है। मान लो इन्होंने पहली डेडलाइन जो रखी वो 2 अक्टूबर रखी, ठीक है, वो साइकिल हो जाएगी पहली। तो जिनका 2 अक्टूबर को हो जाएगा प्रोजेक्ट सबमिट, उसके एक हफ्ते बाद उनके वाइवा होने शुरू हो जाएंगे। तब तक वो बैच 2 की डेट एक फिक्स कर देंगे। मान लो 22 तारीख कर दी उन्होंने, 22 अक्टूबर। ओके। ठीक है। तो डिफरेंट तुम्हें वो डिपेंड, वो साइकिल्स का मतलब है कि वो किस बैच में तुम सबमिट कर रहे हो। और मतलब जैसे मेरा था, मैंने चौथे बैच में सबमिट किया था। बिकॉज लाइक मुझे तो कोई आइडिया नहीं था प्रोजेक्ट का। बाद में मेरे फ्रेंड ने मिल के मेरे साथ ये प्रोजेक्ट मेरा ख़त्म कराया था पूरा। एंड देन लाइक मैंने पूरा एक हफ्ते के अंदर इस पूरे प्रोजेक्ट को ख़त्म किया था। उसने डेटाबेस सेटअप कराया एंड देन उसके बाद मैंने टेम्पलेट पे काम करना शुरू किया। एक हफ्ते के अंदर पूरा प्रोजेक्ट मैंने रैप अप किया था। मैम बेसिकली हम इसे अगर चाहें तो 1 वीक में बना सकते हैं, राइट? बिल्कुल बना सकते हो। बट एक बात समझना, मैं फिर पूरा दिन बैठती थी इस प्रोजेक्ट पे। अगर पूरा दिन बैठना है तो कर सकते हो एक हफ्ते में खत्म। या तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 दिन में भी खत्म कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो तुम लोग पे डिपेंड करता है किस हिसाब से काम करोगे। ठीक है। एंड मैम सपोज जैसे फर्स्ट साइकिल में हमने सबमिट कर दिया प्रोजेक्ट, उसके ठीक। बाद हमारा वाइवा हुआ, वो भी हमने कंप्लीट कर दिया, उसके बाद जो 2 मंथ्स का टाइम बचेगा, जितना भी हमारा टर्म एंड होने हम्म। तक है रहेगा, वो हम्म। हमारा फ्री टाइम होगा। क्या होगा? वो फ्री टाइम होगा क्योंकि प्रोजेक्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया, वाइवा भी हाँ, हो गए। एक बार प्रोजेक्ट हो गया, वाइवा कंप्लीट हो गया, देन यू आर डन। ओके ओके। उसका कोई ऐसा वो नहीं है कि पूरा 3 महीने तक खींचना ही है। सब्जेक्ट थोड़ी ना है, प्रोजेक्ट है। या ठीक है। चलो मैं एक बार जो मेरा प्रोजेक्ट वीडियो मैंने शेयर किया था ग्रुप पे, वो देखा था? नहीं मैम, अभी कहाँ गया आप? अच्छा, तुम लोग तो बाद में ज्वाइन हुए हो ना, वैसे मैंने पिन कर रखा था। चलो मैं वो कर दूंगी, फिर से शेयर कर दूंगी। अभी मैं एक बार प्रोजेक्ट दिखा देती हूँ। अभी सिर्फ कोड दिखाती हूँ, प्रोजेक्ट वीडियो शेयर कर दूंगी, वो देख लेना। ठीक है। सो हाँ, सो ये है पूरा कोड का। ये मेन फाइल है जिसमें सारे एंड पॉइंट्स लिखे गए थे, और ये कुछ नहीं तो 1183 1183 लाइंस का कोड है। ठीक है। एंड मैम ये शायद अप्रोच 2 वाला, राइट, जिसमें सारे टेम्पलेट एक साइड। कौन सा वाला?
मैम अप्रोच टू आपने बताया ना, सारे टेम्पलेट एक साथ होंगे फिर वहाँ से वो करना ताकि। नहीं, 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 देखो टेम्पलेट्स तो सारे एक ही साथ होंगे। मैं ये कह रही थी कि तुम लोग को बनाना कैसे है, ठीक है? तो ये एरर भी कर देता है, ओके। इतना बड़ा कोड है ना कि ये एरर भी शो करता है बहुत बार। बट बन जाएगा ऐसे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, ये स्ट्रक्चर रहेगा प्रोजेक्ट का, समझो। ये इंस्टेंस फ़ोल्डर है, इंस्टेंस फ़ोल्डर में हमारा डेटाबेस है। मतलब जो डेटाबेस हम लोग ने क्रिएट किया है, टेबल्स बनने के बाद जब हमने प्रोजेक्ट को रन किया है, तो इस डेटाबेस के अंदर हमारी सारी चीज़ें रन हो रही हैं। रुको, एक मिनट, मेरे पास शायद डीबी वो ब्राउज़र भी है, मैं एक बार देख के बताती हूँ। अच्छा, ऑल्सो अपने वीएस कोड में कोडियम डाउनलोड कर लो। कोडियम एक्सटेंशन डाउनलोड कर दो, काम आएगा। ओके मैम। ठीक है? क्योंकि वो वही एआई जनरेटेड वो दिखाता है, तो एटलीस्ट वो तुम लोग को हेल्प कर देगा कि कहीं फँस रहे हो तो। ठीक है? बस फिर वही चीज़, जो भी लिखना समझ के लिखना, बिकॉज़ एआई से लिखवाने के बाद भी तुम्हें पता होना चाहिए कि एआई ने भी ऐसा क्यों लिखा और वो क्या कर रहा है। ओके? ओके मैम। हाँ, सो ये हमारा था। हाँ, अब ये समझो, तो ये हमारा पूरा है स्ट्रक्चर हमारे प्रोजेक्ट का, जिसमें कि एक इंस्टेंस फ़ोल्डर है। इंस्टेंस फ़ोल्डर के हमारा डेटाबेस स्टोर होता है। डेटाबेस स्टोर होता है मतलब जो भी टेबल्स हमने बनाई हैं, वो कहीं तो स्टोर होंगी ना, उसके अंदर का डेटा कहीं तो स्टोर होगा ना। तो ये इंस्टेंस फ़ोल्डर के अंदर db.sqlite हमने यहाँ पे, रुको मैं दिखाती हूँ तुम्हें स्टेटमेंट। मैंने कहाँ लिखा था? टाइम होने पे मिल नहीं रहा है। चलो ठीक है, मैं अभी दिखा दूंगी। अभी पहले डेटाबेस देखो। मॉडल्स डॉट पी वाई के अंदर तुम लोग का पूरा डेटाबेस होगा। ठीक है? इसके अंदर सारी टेबल्स को एक्सप्लेन करोगे, उसका स्कीमा डिफाइन करोगे और डीबी को इनिशियलाइज करोगे एसक्यूएल एल्केमी के लिए। ठीक है? अब देखो, मेरी यूज़र टेबल है, जैसे तुम लोगों के अंदर एडमिन, सर्विस प्रोफेशनल और कस्टमर है, मेरे में था एडमिन, इन्फ्लुएंसर और स्पॉन्सर। ठीक है? ओके मैम। हाँ, या सो अब मैंने यहाँ पे एक इनम क्रिएट किया है। इनम क्या होता है? इनम हम लोग उसके लिए क्रिएट करते हैं जिनके जिनकी वैल्यूज़ फिक्स्ड होती हैं। अब जैसे मुझे पता है, तुम लोग के प्रोजेक्ट स्टेटमेंट में भी सेम चीज़ है। रोल हमारा फिक्स्ड है ना? मतलब 3 यस ही यस। टाइप के रोल है ना हमारे पास कुल मिला के। वही एडमिन, एडमिन हाँ, वही और सर्विस प्रोफेशनल और वही कस्टमर। कस्टमर। करेक्ट। तो उसके लिए तुम एक इनम बना सकते हो, इन सबको लिख के, एंड इन सबकी लाइक वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। एंड इस एक यूज़र टेबल के अंदर ही तुम तीनों तीनों के लिए क्या नाम वो कर सकते हो, मतलब इन तीनों को इनकलकेट कर सकते हो। तो जो भी चीज़ें तीनों में कॉमन हैं, वो सब चीज़ें तुम इसके स्कीमा के अंदर लिखोगे। ठीक है? जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, मान लो मुझे जो चीज़ें सर्विस प्रोफेशनल के लिए चाहिए लेकिन एडमिन के लिए नहीं चाहिए, या सेम विथ जो चीज़ें मुझे कस्टमर के लिए चाहिए लेकिन सर्विस प्रोफेशनल के लिए नहीं चाहिए, उन सब चीज़ों को अ, हम नलेबल के हिसाब से, मतलब इन तीनों को इनकलकेट कर सकते हो। तो जो भी चीज़ें तीनों में कॉमन है, वो सब चीज़ें तुम इसके स्कीमा के अंदर लिखोगे। ठीक है? जो भी चीज़ें
फिक्स कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद फ्रंट एंड पे जाके जब फॉर्म बनाएंगे तो जो भी फील्ड्स रिक्वायर्ड हैं उसमें कंपल्सरीली रिक्वायर्ड लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है या कंफ्यूजन हो रहा है? थोड़ा तो रहा है। बस देख के डर लग रहा है, क्या हो रहा है? इतना कोड देख के डर लग रहा है। डर लग रहा है, आई नो, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, हो जाएगा वो। अभी जैसे से बनाओगे ना, पहले मुझे भी बहुत डर लग रहा था कोड देख के पूरा, पर जैसे से थोड़ा थोड़ा बनाना शुरू करोगे ना वो हो जाएगा। और सुनो, ये बात समझना कि मैं एक्सप्लेन करने के लिए हूँ, ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर कोई चीज़ ऐसे जाती है जो, देखो ये सब तुम कोडियम डाउनलोड करोगे तो कोडियम वैसे ही तुम्हें समझाने लगेगा कि क्या क्या करना है, ठीक है, लेकिन उसमें जो समझना है उसके लिए मैं हूँ, कि यहाँ पे कुछ फंसा या यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा कि क्यों लिखा गया है, ठीक है, तो इसके लिए टेंशन मत लो, एक एक चीज़ करके करोगे तो आराम से हो जाएगी। ओके। यस मैम। सो स्ट्रक्चर पे ही रहो अभी। डेटाबेस का सिर्फ स्कीमा लिखना। अभी तुम्हें ये पता चल गया है कि प्रोजेक्ट स्टेटमेंट समझ में आ गया है, ठीक है, ये एकदम डिटेलिंग में बाद में जाएंगे, कोड बाद में करेंगे, अभी सिर्फ ये बताओ कि प्रोजेक्ट स्टेटमेंट समझ में आया है? यस। ये समझ में आया कि कैसे हमें क्या क्या एक प्रोजेक्ट के अंदर डालना है हमारे? वो समझ में आया। हाँ आया। तो दिमाग में कुछ समझने लगा कि मुझे क्या क्या चीज़ें स्टोर करानी पड़ेंगी, या गॉट इट। ठीक है, तो एक रफ स्कीमा तो बनाना शुरू करो, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा वो, ठीक है। ठीक है हाँ, जी। तो रफ स्कीमा बनाओ, देन उस पर वर्क करेंगे, ठीक, और भेजना लिख के कि क्या समझे और क्या मतलब क्या बनाया है। पेपर पे बना के भेजता हूँ। हाँ, पेपर पे ही बना के भेजो। कोड का तो कुछ नहीं है, कोड या मैं हूँ तो वो तो कोड हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लो, बस जो तुम लिख रहे हो उसको समझना, ओके। ठीक है। अब ओके। ये समझ लो बस कि हाँ यहाँ था, वही मुझे याद आया, यहाँ पे डिफाइन किया है मैंने। सो ये डॉट env फाइल है, इसके अंदर डेटाबेस यूआरआई ये सब उसमें पड़ा होगा, क्या नाम तुम्हारा, थियोरी में, मतलब देखा तो होगा ही एटलीस्ट, हाँ हाँ देखो। देखा है ना? हाँ, तो वही फ्लास्क डीबग, फ्लास्क ऐप, सीक्रेट की कुछ भी हो सकती है, डेटाबेस यूआरआई क्योंकि बोला गया था कि एसक्यूएलाइट 3 यूज़ करना है तो मैंने ये ऐसे क्या नाम डिफाइन किया है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा समझने की चीज़ नहीं है, ये प्रोसेस होता ही है, ये करना ही है, ठीक है। तो एक डॉट env फाइल बना के डेटाबेस यूआरआई सेटअप करना है, ट्रैक मॉडिफिकेशंस को ट्रू रखना है, फ्लास्क डीबग ट्रू रखोगे तो जो भी एरर आएगा तो फ्लास्क सर्वर पे दिखाई देगा कि एरर क्या है, ठीक है। फ्लास्क ऐप ऐप डॉट पी वाई, क्योंकि ऐप डॉट पी वाई में ही हम ये सब कुछ वो कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है, और सीक्रेट की कुछ भी हो सकती है तो कोई इसकी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो ये एज इट इज तुम लोग लिख सकते हो। ओके, ओके मैम। ठीक है, ये मतलब तुम्हारा ये डेटाबेस का बेसिक सेटअप देगा कि ये एसक्यूएल एल्केमी को इनिशियलाइज करने के लिए इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी। ये सब चीज़ें मैं शेयर भी कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, तो इसको तुम एज इट इज लिख सकते हो, ठीक है। ऑल्सो तुम्हारी ये मेन जो फाइल्स होंगी ये होंगी ऐप डॉट पी वाई, जिसमें एंड पॉइंट्स बनेंगे तुम्हारे। फंक्शंस मैंने डिफाइन किया था, वो सिर्फ इसलिए किया था कि जो डेट्स थी ना मेरी वो उसमें आ रही थी, मान लो मैंने डेट इनपुट कराई तो डेट आ रही थी और उसके आगे टाइम आ रहा था, लेकिन जब मुझे शो कराना है तो उसे ढंग से शो कराना पड़ेगा ना, तो उसके लिए मैंने ये फंक्शन डिफाइन किया था ताकि जब भी मुझे डेट को एक ढंग के मैनर में शो कराना हो तो मैं उसे स्ट्रिप कर सकूँ। स्ट्रिप तुम डायरेक्टली उधर भी कर सकते हो, बट एक फंक्शन बनाना थोड़ा ईजी रहता है, ठीक है। तो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डिपेंड करेगा, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बना सकते हो, वरना इट्स ओके।
ओके। ओके मैम। मॉडल्स पी वाई तो वही अपना डेटाबेस है। एंड ये मैं शेयर करूंगी, इसको एज इट इज अपने फोल्डर में डाल देना, ठीक है। ये है हमारी रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी, मतलब इस प्रोजेक्ट के लिए हमें कौन कौन से पैकेजेस की रिक्वायरमेंट है वो ये है, ठीक है, वर्जन्स के साथ। ओके मैम। ओके, तो मैं इसे एज इट इज शेयर करूंगी, ये तुम लोग अपने फोल्डर में डाल लेना। ऑल्सो ये समझो, तुम्हारी जितनी भी सी एस एस फाइल्स होंगी एक स्टैटिक फोल्डर के अंदर ही होनी चाहिए, ये सिस्टमैटिक वे बता रही हूँ, ठीक है। इंस्टेंस फोल्डर में हमारा डेटाबेस है, स्टैटिक फोल्डर में हमारी इमेजेस हो सकती हैं, जो भी इमेजेस इनपुट लोगे अगर लेना चाहो, और सारी सी एस एस फाइल्स होंगी। ओके, ओके मैम। और टेम्पलेट्स के अंदर क्या होंगे, मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया था। तुम्हारे भी 3 रोल्स हैं, 3 रोल्स के मेरे हिसाब से डिवाइड कर डिवाइड कर दिया। लेना। एडमिन के लिए एडमिन के सारे, इन्फ्लुएंसर के लिए इन्फ्लुएंसर के सारे, स्पॉन्सर के लिए स्पॉन्सर के सारे, और वो सारे टेम्पलेट्स जो किसी के अंडर स्पेसिफिकली फॉल नहीं कर रहे थे उन्हें डायरेक्टली टेम्पलेट्स के अंदर ही रखा है मैंने, ओके। ठीक है। तो अब समझ में आ गया क्या क्या होना चाहिए हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। हाँ, ऐप डॉट पी बेसिक वाई, स्ट्रक्चर समझ आ गई। हाँ आ गया। मॉडल्स डॉट पी वाई, स्टैटिक फोल्डर, टेम्पलेट्स। इंस्टेंस फोल्डर बनाना नहीं है, अपने आप बनेगा जब प्रोग्राम रन कराएंगे और डेटाबेस बनेगा, ठीक है। ओके। तो इतनी चीजें समझ में आ गई, जी जी बिल्कुल। ठीक है। डॉट वी एन वी का सीन ये होता है कि ये एक वर्चुअल एनवायरनमेंट होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है ना, जैसे ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं, तुम लोग के खुद के लैपटॉप के अंदर बहुत सारी चीज़ें डाउनलोडेड होंगी, बहुत सारे पैकेजेस डाउनलोडेड होंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग अपने टर्मिनल पे जाके पिप फ्रीज दबाते हैं, ठीक है, पिप फ्रीज, अरे न्यू टर्मिनल, ये देखो, ये इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे वर्चुअल एनवायरनमेंट बना हुआ है इसलिए सिर्फ इतनी ही दिख रही हैं। अगर मैं एक नॉर्मल अपने लैपटॉप के अंदर जाके पिप फ्रीज चेक करती ना, तो उसमें कुछ नहीं तो बहुत सारे पैकेजेस आते, ठीक है। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं, ठीक है। वर्चुअल एनवायरनमेंट यानी इस प्रोजेक्ट स्पेसिफिक एक एनवायरनमेंट जिसमें हमें ये रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है और इतनी ही चीज़ें हमारे प्रोजेक्ट में होंगी। ओके मैम। समझ में आया? मैम जब हम प्रोजेक्ट हाँ, सबमिट करेंगे तो वहाँ मतलब ऐसे ही होता है जैसे टेस्ट केसेस वगैरह जो बता देंगे कि यहाँ पर एरर है या नहीं है। जो प्रोजेक्ट सबमिट करोगे उसमें वो सिर्फ इतना ही बताएंगे कि आपका प्रोजेक्ट सही उसमें है या नहीं, मतलब सही स्ट्रक्चर में है या नहीं। बाकी वो कुछ नहीं बताएंगे कि अंदर के टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं या नहीं, वो तो बाद में ही पता चलता है भाई। वो सिर्फ आपका स्ट्रक्चर देखेंगे कि अच्छा हमने जैसे बताया था उसी तरीके से उन्होंने कोड सबमिट किया है या नहीं, बस उनका काम इतना ही चेक करना है। बाकी तुम्हारा कोई एरर हो कुछ हो, उसको वो तुम्हें बाद में रियलाइज होगा कि अरे ये छूट गया या ये रह गया, इसलिए बहुत थरीली चेक करके ही प्रोजेक्ट सबमिट करना। ओके। ओके, ठीक है। सो वीएनवी कैसे बनाते हैं वो बताऊंगी मैं नेक्स्ट उसमें। डीबी सेटअप पहले स्कीमा लिखो तब फिर समझाऊंगी, ठीक है। बिकॉज अगर इसका टारगेट रखा है कि 1 महीने के अंदर करना है तो अपने टेम्पलेट्स पे भी काम करना तुम लोग शुरू कर सकते हो। एचटीएमएल तो आती है ना? जी। हाँ, तो अपने टेम्पलेट्स पे काम करना शुरू कर सकते हो, मतलब डिले मत करो, जो चीज़ें हो सकती हैं उन्हें करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी में शेयर कर दूंगी, वो अपने फोल्डर में डाल लेना। कोडियम डाउनलोड कर लेना, ठीक है।
Okay. ओके। और आज का सेशन में यही कंक्लूड करती हूँ। कोई डाउट कुछ? मैम पोडियम इज एक्सटेंशन ना? हाँ, एक्सटेंशन है। VS कोड में जाके टाइप करो, मिल जाएगा। ओके, एंड आप प्रोजेक्ट वीडियो सेंड कर देना। हाँ, मैं अभी डालती हूँ ग्रुप पे। ओके। और किसी को कोई डाउट कुछ भी? No, ma'am. हाँ प्रिंस, नहीं? एंड मैम जैसे अब हम नेक्स्ट सेशन में क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट सेशन में, हाँ, नेक्स्ट सेशन में सबसे पहले तो डेटाबेस को मैं एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी अपने, आज तो उतना देखा नहीं, उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूँगी। डेटाबेस सेटअप कैसे करना है वो समझाऊँगी, तो ताकि तुम लोग अपना डेटाबेस सेटअप कर सको, ठीक है? ओके। और लॉगिन का थोड़ा-सा समझाऊँगी। मतलब मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, लॉगिन भी खत्म हो जाना चाहिए, उसमें कंडीशंस बहुत सारी आती हैं। चलो ठीक है, उसमें तो कोडियम तुम लोग को एक हेल्प कर देगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं तो पूरा लॉजिक समझा दूँगी उसका। तो लॉगिन और डेटाबेस है हमारा अगले सेशन का वो। Ma'am, when will we have the next session? आई विल कंफर्म बाय टुमारो। Okay. Okay. Thank you. Okay, if no doubts, you can leave. ओके देन, थैंक यू सो मच मैम। Okay, thank you.